जस्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये समर 2020 में समर 2021 का जो हमारा एग्ज़ाम का क्वेश्चन आया है उसमें ही मैं एग्जांपल देता हूँ। उसने सच जस्ट आपसे पूछा गया रिक्वायर्ड ए डिटरमाइन वैल्यू फॉर डब्ल्यू एल, यानी जिस कंपनी को हम रिक्वायर्ड कर रहे हैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वैल्यू ऑफ डब्ल्यू एल इक्विटी, उसकी इक्विटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग रिस्क एडजस्टेड बैक ऑफ एसआईएल, यानी फ्री कैश फ्लो से आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है और फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म के लिए आपने जो वैग इस्तेमाल करना है, वैग रिस्क एडजस्टेड वैग इस्तेमाल करना है, कितना किसका, एसआईएल वो है जो एक्वायर कर रहा है। अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है कितने कॉन्सेप्ट एग्जामिन हुए, एक फ्री कैश फ्लो से वैल्यूएशन करना, वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट आया कि रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, ये हम अलग टॉपिक में पढ़ते हैं, एक ये कॉन्सेप्ट आया। तीसरा कि जब रिस्क एडजस्टेड वैग आपने इस्तेमाल करना है, अब उसमें जो केडी निकालना है वो आपको क्रेडिट रेटिंग यील्ड स्प्रेड के जरिए निकालना है। ये कॉन्सेप्ट हम वैग में पढ़ते हैं, अल्लाह के फजलों से हर टीचर ये कॉन्सेप्ट पढ़ाता है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पढ़ाता, हर टीचर पढ़ाता है। जब से 8 साल पहले एक दफ़ा क्वेश्चन आया था, मैंने अपनी फेसबुक पे भी इसको अपलोड किया कि एक क्वेश्चन एग्जामिन किया गया था, उस वक्त से लेकर आज तक, और एससीसीए में तो ये कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज कर रहे हैं, तो हर टीचर आपको एससीसीए के क्वेश्चन से भी प्रैक्टिस कराता है, तो ये कॉन्सेप्ट हर टीचर पढ़ाता है। लेकिन स्टूडेंट आखिर में इस कॉन्सेप्ट को, इस मेथड को जो है रिवाइज नहीं करते, सिर्फ यील्ड टू मैच्योरिटी से केडी कैलकुलेट करने को रिवाइज करते हैं, बाकी नहीं करते, तो एग्जाम में प्रॉब्लम आती है। वरना हर टीचर कराता है। जैसे मेरे अपने हैंड आउट में 3 सवाल है इस मेथड के, एक एग्जामिन हो चुका है पहले, एक इस दफ़ा एग्जामिन हुआ, एक और है जो अभी तक एग्जामिन नहीं हुआ लेकिन फ्यूचर में कभी भी एग्जामिन हो सकता है। तो 3 सवाल इसी कॉन्सेप्ट से बन सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह से हमें रिस्क एडजस्टेड वैग, तो ये 3 कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जामिन हुए बिजनेस वैल्यूएशन, बजट रेसिंग में। अगर आपको तीनों कॉन्सेप्ट आते हैं फिर सवाल सॉल्व करना आपके लिए मसला ही नहीं। आपको पता है कि फ्री कैश फ्लो फॉर्म को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैश फ्लो को प्लॉट करना है, डिस्काउंट करना है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये फ्री कैश फ्लो से आपकी वैल्यूएशन टोटल वैल्यू ऑफ फॉर्म आएगी। फिर डेट इक्विटी रेशियो आपको पता है, आप उसमें इक्विटी का कितना पोर्शन है, इक्विटी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। यही इससे पूछा था, वो आपको आता है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे कॉन्सेप्ट भी आपको आते हैं कि आपको वैग कैलकुलेट करना है और वैग कैसे कैलकुलेट होगा। जब ये हो जाएगा तो हर क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होता है। कॉन्सेप्ट आपके पास होते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट को यूज करें, इंशाल्लाह आप एग्जाम में कोई ऐसा सवाल नहीं है कि आप सॉल्व ना कर सकें, सॉल्व इजीली होता है। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा कि आप समझेंगे एज इट इज मैंने कोई क्वेश्चन एग्जाम जो ना पहले किया हुआ हो और वही एग्जाम में जो है वो मुझे दोबारा से एज इट इज पूछा जाए, तो ऐसा कोई सवाल नहीं होता। सवाल होता है एक ही सवाल में मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट डाल दिए जाते हैं जो आपने मुख्तलिफ टॉपिक में पढ़े होते हैं। अगर वो टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट अगर आप सही तरीके से रिवाइज करें, आपको याद हो, तो हर सवाल इंशाल्लाह आराम से सॉल्व हो जाएगा। और मेरे नज़दीक मेरी फेसबुक पर आप जाएं, आप एक एक सवाल के कमेंट्स पढ़ें, फिर सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन भी आप देखेंगे आपको इजी, सिर्फ 6 पेज पर आराम से सॉल्व हुआ है, बड़े ही ईजी तरीके से सॉल्व हुआ है। आपको नज़र आ जाएगा कि ये सवाल बिल्कुल ही आसान था, बहुत ही आसान था, और उसमें हायर नंबर ऑफ स्टूडेंट को पास होना चाहिए अगर उसने सब कुछ प्रैक्टिस किया। हाँ, अगर कोई ये कहता है कि यार मैंने जो ना डिसीजन मेकिंग को रिवाइज नहीं किया था और मैंने जो है अपना जो है बजटिंग को रिवाइज नहीं किया था और मैंने ये यील्ड स्प्रेड का मेथड रिवाइज नहीं किया था, तो अगर आपने ये 3 चीज़ें रिवाइज नहीं की थी तो फिर तो मुश्किल हो जाता है पास होना। तो सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि आप जब पढ़ें क्लास, और उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दूंगा, हर सेशन में हम स्टूडेंट्स को, जैसे इंशाल्लाह मेरा जून में जो सेशन शुरू होगा अक्टूबर एंड तक इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, अक्टूबर एंड तक ख़त्म हो जाएगा, फिर अक्टूबर एंड से जाहिर बात है नवंबर का पूरा महीना आपके पास अवेलेबल होगा। उसमें भी हम लोग स्टूडेंट को छोड़ते नहीं हैं, उसमें हम स्टूडेंट्स को मॉक एग्जामिन देते हैं कि भाई ये मॉक पेपर सॉल्व करो, ये मॉक पेपर सॉल्व करो, और फिर मॉक पेपर सॉल्व करने के बाद
फिर उसको चेक भी करते हैं कि कॉपियां भेजो, हम चेक करेंगे, और इसके बाद फिर उस मॉक पेपर की ऑनलाइन फिर क्लास रखते हैं कि अब देखो कि मैंने इस तरह से सॉल्व किया और आपने अगर डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया है तो कहाँ आपने गलती की है, इस गलती को पहले से ही आप रियलाइज कर लो ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अक्सर देखा ये गया है, जितने भी स्टूडेंट बेचारे मॉक पेपर में जब स्टूडेंट्स को बुलाते हैं तो स्टूडेंट टाइम ही नहीं देते, स्टूडेंट मॉक पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं करते, वो चाहते हैं सिर्फ हमें सॉल्यूशन मिल जाए, हमें अटेम्प्ट ही नहीं करना। वाई? आप एग्जाम में जाने से पहले उस माहौल में अगर प्रैक्टिस कर लें तो आपको अपनी गलतियां पहले से रियलाइज हो जाएं और वो गलतियां आप एग्जाम में रिपीट ना करें तो इंशाल्लाह पास हो सकते हैं। तो ये मैं सवाल बता रहा था कि डिटरमाइन द वैल्यू फॉर डब्ल्यू एल इक्विटी बाय यूजिंग रिस्क एडजस्टेड वैट ऑफ एसआईएल। कैश फ्लो आपको प्लॉट करना है। अब रिस्क एडजस्टेड वैट एसआईएल का जो हमें कैलकुलेट करना है, उसके लिए उसने हमें इंफॉर्मेशन दी थी इंडस्ट्री इक्विटी बीटा, इंडस्ट्री का इक्विटी बीटा दिया था 2.45, ठीक है, एट 50% ऑफ गेयरिंग मेजर्ड एज दैट डिवाइड बाय इक्विटी। याद रखें उसने कहा दैट डिवाइड बाय इक्विटी और हमें चाहिए होता है दैट डिवाइड बाय दैट प्लस इक्विटी। अक्सर स्टूडेंट को कहा गया कि इसको गौर से पढ़ना है और हम मॉक में भी इसी तरह से चेंज करते रहते हैं ताकि देखें कि स्टूडेंट सही तरीके से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, और स्टूडेंट जल्दी में उसको पढ़ता नहीं। तो उसने कहा है डेट डिवाइड बाय इक्विटी, हमें चाहिए डेट डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी। इसका मतलब 50% अगर गेयरिंग है और हम करते हैं डेट डेट 1 हो जाता है और इक्विटी डबल हो जाती है, तो इसका मतलब आपके बाद डेट डिवाइड बाय इक्विटी, अब ये गेयरिंग हो गई 33%, डेट हो गया और इक्विटी आपकी हो गई 67%, क्योंकि हमें चाहिए होता है डेट डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी और इसने दिया है डेट डिवाइड बाय इक्विटी। इट्स मीन डेट डिवाइड बाय इक्विटी, तो डेट प्लस इक्विटी से जब डिवाइड करेंगे तो आपका 33 और 67% होगा। तो ये तो आपको मिलेगी गेयरिंग। फिर उसने जो बीटा आपको असेट दिया हुआ है, आपको पता है कि रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट के लिए हमें जो है इंडस्ट्री का जो बीटा होता है वहाँ से बिजनेस से रिस्क उठाना है, उसको अनगेट करना होता है। तो हमने ये हमारे पास फार्मूला यूज़ होता है बीटा सेट को, बीटा सेट मालूम करने के लिए अगर आपको बीटा इक्विटी दिया हुआ है तो आपने उसको अनगेट किया, ठीक है, आपके पास इक्विटी 0.67 है, बीटा इक्विटी इंडस्ट्री का आपको दिया हुआ है 2.45, इक्विटी 67% और डेट आपका 33%, 1 - आफ्टर टैक्स इसको किया और जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास यहां से बीटा असेट आ गया, यानी जिस इंडस्ट्री में जाकर आपको बिजनेस करना है उसका बिजनेस रिस्क आ गया। अब आपको पता है कि उसने कहा है कि ये बिजनेस करना है। अब इस बिजनेस के लिए उसने ये कहा है कि गियरिंग कौन सी इस्तेमाल करनी है। गियरिंग आपको इस्तेमाल करनी है जो कंपनी एक्वायर कर रही है उसकी अपनी गियरिंग क्या है, तो उसकी अपनी गियरिंग पे जाके आपने उसको जो है रीगियर करना है। तो बीटा असेट आ गया। अब जिस कंपनी की आप बात करें उस कंपनी की इक्विटी वैल्यू गिवन है 8,600, 4,300 पर शेयर की वैल्यू है, 2 मिलियन शेयर है, 8,600 और उसकी जो है डेट की बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू गिवन है 2,000, तो 8,600 इक्विटी है, मार्केट वैल्यू डेट है 2,000। इस तरह से जब आपने उसको सॉल्व किया तो अब आपके पास फाइनेंशियल रिस्क आपने शामिल कर दिया जिसमें आपने गेयरिंग इस्तेमाल करनी है, जो कंपनी एक्वायर करी है उसका वैक इस्तेमाल करना, उसकी गेयरिंग इस्तेमाल करनी है। तो आपके पास बीटा इक्विटी आ गया 2.2, ठीक है। इंडस्ट्री से आपने बिजनेस रिस्क उठाया अपने और जो है अपनी करंट कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपने फाइनेंशियल रिस्क लिया। अब आपके पास बीटा इक्विटी कैलकुलेट होकर आ गया। जब बीटा इक्विटी कैलकुलेट होकर आ गया तो फिर आपने इसको CAPM में डाला, आपको रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है 3.75, मार्केट का रिस्क दिया हुआ है और मार्केट का रेट दिया हुआ है, रिटर्न दिया हुआ है 6.85 और आपने 2.12 बीटा इक्विटी कैलकुलेट कर लिया। तो आपके पास ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई। अब आपको चाहिए था केडी, और केडी चाहिए था आपको क्रेडिट रेटिंग मेथड से। क्रेडिट रेटिंग मेथड तक बड़ा आसान सा तरीके का है, आपको रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है। क्या कहता है कि किसी भी मैच्योरिटी का रिस्क फ्री रेट गवर्नमेंट के बॉन्ड का ये है 3.75,
अब कहता है कि जिस कंपनी में आप वो SIL है, उस कंपनी की मार्केट में जो क्रेडिट रेटिंग है, जो उसके बॉन्ड की जो क्रेडिट रेटिंग है वो डबल है, ठीक है। तो डबल ए की आपको यील्ड स्प्रेड यानी उसका रिस्क का प्रीमियम मालूम करना है। डबल ए का यील्ड स्प्रेड, 10 ईयर का यील्ड स्प्रेड उसने दिया हुआ है, ये बेसिस पॉइंट में होता है। इसको जब हम 100 से डिवाइड करोगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10 ईयर्स का उसने दिया हुआ है 75, यानी 100 से डिवाइड किया तो 0.75%। और आपके पास जो उसका बॉन्ड है उसकी मैच्योरिटी 18 साल की है, 10 साल की नहीं 18 साल की है। तो 10 ईयर्स का तो आपको यील्ड स्प्रेड मिल गया। फिर उसने डायरेक्टली आपको 30 ईयर्स का यील्ड स्प्रेड दिया हुआ है। 30 ईयर का यील्ड स्प्रेड है 103 और 10 ईयर का यील्ड स्प्रेड है 75। डिफरेंस आ गया 20 का, तो आपने प्रोपोर्शनेट करना है। आपने डिवाइड किया 20 से, ठीक है, 20 से डिवाइड किया। और अब आपको जो जब आपने इसको 20 से डिवाइड किया तो ये आपके पास यील्ड स्प्रेड आ गया 103 डिवाइड बाय 75 डिवाइड बाय 20। और इसके बाद आपको जितने ईयर्स की मैच्योरिटी, इसमें जितने ईयर का प्रीमियम चाहिए था, यील्ड स्प्रेड का आपको प्रीमियम वो आपने ले लिया। वो आपको 8 साल का चाहिए, क्योंकि 10 साल ऑलरेडी मौजूद था, 8 साल का और चाहिए ताकि 18 साल हो जाए, ठीक है। तो 8 साल का यील्ड स्प्रेड 10 साल का पहले से मौजूद था, तो टोटल यील्ड स्प्रेड 18 साल के बॉन्ड का आया 0.862%। ये यील्ड स्प्रेड यानी रिस्क प्रीमियम है। 3.75 रिस्क फ्री रेट है, 0.862% ये आपका यील्ड स्प्रेड है। तो इस तरह से आपका केडी कैलकुलेट हो गया, प्री टैक्स केडी ऑफ SIL। जो कंपनी एक्वायर्ड करी है उसका जो केडी है, मार्केट का जो रेट है, जो नॉर्मली आप यील्ड टू मैच्योरिटी से कैलकुलेट करते हो, इसने कहा है बॉन्ड रेटिंग से करना है, तो वो आपके पास आ गया 4.612%। ये आपका प्री टैक्स केडी आ गया, इसको जस्ट आपने आफ्टर टैक्स कर दिया, 3.27% आपके पास केडी आ गया। अब आपके पास केडी भी मौजूद है, आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी मौजूद है, दोनों चीज़ें आपने कैलकुलेट कर ली है। 10.32% जो है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, 3.27% आफ्टर टैक्स केडी, और फिर फाइनली आपने वैक कैलकुलेट कर दिया 10.32%, ठीक है। वैक का फार्मूला आपने लगाया, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है आपका, इक्विटी डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी, फिर 3.27% आफ्टर टैक्स केडी, डेट डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी। तो वैक अप्रोक्सीमेटली 9% आ गया। अब 9% आपके पास वैक आ गया, फ्री कैश फ्लो आपके पास मौजूद है, हमने तैयार करके रखे हुए, उसकी मदद से आप टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर लें। वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फिर आपने जो है इसको इक्विटी पोर्शन करना है, तो आपके पास इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू कैलकुलेट करने की। तो सिंपल, अगर हर सवाल का कॉन्सेप्ट आपके पास है तो इंशाअल्लाह ताला आप कोई भी सवाल आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इस सवाल पूरे समर 2021 का आपको सॉल्यूशन देखना है, मेरी फेसबुक पे मौजूद है। आप मेरी फेसबुक पे जाएं, वहाँ मेरी पोस्ट भी लगी हुई है। आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें, इंशाल्लाह ताला PDF में भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इस सॉल्यूशन पे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी एतराज़ हो, गिव मी फ़ोन कॉल, मेरा फ़ोन नंबर भी वहाँ गिवन है, और व्हाट्सअप ग्रुप भी मेरा है। आप व्हाट्सअप में आकर मुझसे सवाल करें, चैलेंज करें, किसी इस सॉल्यूशन को चैलेंज करें और मुझे चैलेंज करें कि ये सवाल मुश्किल था, मैं आपको इंशाअल्लाह ताला कायल कर दूंगा कि सवाल आसान था। मसला ये कि आपने कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि एग्जाम में होता क्या है, जस्ट आप रिक्वायर्ड पढ़ते हैं, आपको टॉपिक पता चल जाता है कि किस टॉपिक से एग्जामिन हुआ है। फिर जब उसके पूरा सवाल पढ़ते हैं तो आपको उसमें ये पता चल जाता है कि यार अपेरेंटली तो ये टॉपिक ये है, लेकिन इसी टॉपिक में डिफरेंट टॉपिक के कॉन्सेप्ट को पूछा गया है, तो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट को मर्ज करके उस सवाल को चेंज कर देता है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट आएंगे, कोई सवाल ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला कि आप सॉल्व ना कर सकते हो। अगर आप उसको दोबारा से मेरा सॉल्यूशन देखेंगे तो आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि इंशाअल्लाह वाकई अगर हम सही तरीके से इसको स्टडी करें तो कोई सवाल एग्ज़ाम का करना मुश्किल नहीं है। और ये पेपर रियली, अगर आप IK पे बहुत सारे पास पेपर देखें तो ये पेपर निस्बतन दूसरे पास पेपर से आसान था। हाँ, एक्सेप्ट जो आपका लास्ट पेपर जो आया था
विंटर 2020 का, वो तो मैं कहता हूँ कोविड डिस्काउंट पेपर था। वो कोविड डिस्काउंट पेपर था, 50% समझे उसमें कोविड डिस्काउंट था, वो तो बहुत इजी था। उसको आप कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो तो दे दिया दे दिया, ठीक है। लेकिन ये जो पेपर था ये स्टैंडर्ड पेपर था, लेकिन तमाम प्रीवियस पेपर से आसान पेपर था। इंशाल्लाह ताला आप मुझे ज्वाइन करें, इंशाल्लाह ताला जो है 25 जून से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और 4 महीने का ड्यूरेशन है। और इंशाल्लाह ताला हर क्वेश्चन, हर टॉपिक वाइज मैं स्टडी कराता हूँ, क्योंकि मैं टॉपिक का अगर आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपके पास है, तो इंशाल्लाह ताला हर सवाल आपका सॉल्व हो सकता है। तो यू कैन ज्वाइन मी फ्रॉम इंशाल्लाह ताला 25 जून 8:30 से रात को 11:30 बजे तक 3 घंटे की क्लास होती है। इस तरह से क्लास होती है और बहुत लिमिटेड स्टूडेंट की क्लास होती है, कंप्लीटली इंटरैक्टिव, जिसमें स्टूडेंट के माइक ओपन होते हैं, स्टूडेंट जस्ट जो सवाल करना चाहे सवाल कर सकता है। हर कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ताला क्लियर होगा। और ख़ास तौर पे ये सवाल, मेरी क्लास 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी मैं 15 साल से पहले मैंने स्टार्ट किया था, वहाँ से पढ़ा रहा हूँ। और इसी तरह से BFD भी मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। 15 साल का अल्लाह ताला के फज़ल से एक्सपीरियंस है। और इंशाअल्लाह ताला स्टूडेंट को के लिए पूरी ये कोशिश होती है कि पेपर उसको एग्ज़ाम में ऐसा लगे कि मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है। अगर मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करूँगा पेपर निकल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद